तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 12 का आज हम लोग करने वाले हैं नोट्स, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, बट उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ जान लेते हैं कि सेमेस्टर 6 में आपका जो है मेजर पेपर होगा 4 को। मेजर पेपर 12, मेजर पेपर 13, मेजर पेपर 14 और मेजर पेपर 15। ये 4 मेजर पेपर होंगे। एक रहेगा आपका माइनर पेपर। माइनर वोकेशनल पेपर में आपने क्या रखा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने रखा है अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉ। ठीक है, चलिए। तो मेजर पेपर 12 में आपको पढ़ना है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और मेजर पेपर 13 में पढ़ना है आपको इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, चलिए। और मेजर पेपर 14 में पढ़ना है आपको इंडियन इंटीग्रेशन के बारे में और मेजर पेपर 15 में पढ़ना है आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, मैं अभी केवल आपको जानकारी कर देता हूँ। तो ये जो है आपका मेजर पेपर 12। ठीक, इसमें पेपर का नाम क्या है? थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देखिए, यहाँ पे हमारा पहला यूनिट है। इसमें पूछा गया है अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है क्लासिकल रियलिज्म, मॉर्गेनथाउ जो एक वैज्ञानिक हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक, उनके द्वारा क्या कहा गया है। न्यू रियलिज्म, ठीक है, इनके बारे में केंट ने क्या कहा है ये जानना है। फिर यूनिट 2 में आ जाता है इंटरनेशनल पावर, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति। ठीक है, और नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय इच्छा के बारे में। ठीक है, इंटरेस्ट यानी कि हम यहाँ पे लाभ बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय लाभ के बारे में। ठीक है, या राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय लाभ के बारे में। बैलेंस ऑफ पावर यानी कि शक्ति संतुलन के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, किसके पास कितना परमाणु बम है तो संतुलन कैसे किया जाए ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है यूनिट 3 में आपको कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामूहिक सुरक्षा के बारे में, जिसमें सामूहिक सुरक्षा का अर्थ, नेचर एंड टेक्निक्स के बारे में जानना है। फिर आर्म रेस, जिसको हम लोग बोलते हैं सैन्य दौड़। ठीक है, और फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे आर्म रेस एंड डिजार्नामेंट्स। उसके बाद आता है यूनिट 5, जिसमें आपको पढ़ना है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको पढ़ना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है, इसके पावर क्या क्या है। ठीक है, और इसमें कुछ संशोधन करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है शॉर्ट आंसर टाइप में कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए, विश्व में लगभग 200 प्लस देश हैं। ठीक, 200 प्लस देश हैं। ये सभी देश मिल के अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन एक प्रकार का स्टडी है जिसमें विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक संबंध कैसा है, उनके बीच आर्थिक संबंध कैसा है, उनके बीच सामाजिक संबंध कैसा है, उनके बीच सांस्कृतिक संबंध कैसा है, व्यापार कैसा चलता है उनके बीच में। ठीक है, इसके अलावा युद्ध कभी कभी होता है देशों के बीच में, जैसे पड़ोसी के बीच में झगड़ा होता है, उसी तरह से दो देशों के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, तो शांति चाहिए फिर युद्ध होगा तो इसमें कूटनीति कैसे प्रयोग किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विदेश नीति का अध्ययन, ये सब इसमें शामिल है। ओके, फिर आपको जानना है आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास विशेष रूप से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, ठीक है, 1939 से 1945 के बीच में। वर्तमान में विश्व में 193 देशों वाला संयुक्त राष्ट्र संघ का संबंध क्या है इससे। ठीक है, और यह प्रमुख मंच है इंटरनेशनल रिलेशन का। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझ गए। अब आता है यथार्थ। हम लोग नहीं बोलते हैं कि भाई रियल बात करो, एकदम जो भी बात करना है ज़मीनी स्तर पे बात करो, उसी को बोलते हैं रियलिज्म, यथार्थवाद। ये यथार्थवाद क्या है? यथार्थवाद मतलब कि यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख सिद्धांत है जिसके अनुसार प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हित, अपने देश का हित के बारे में, जैसे भारत है तो भारत अपना देश के हित के बारे में सोचेगा और अपनी शक्ति को बढ़ाएगा, अपनी शक्ति को सबसे ऊंचा बनाएगा। ठीक है,
यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संघर्ष और शक्ति संतुलन पर आधारित है। ठीक है। एक है एच जे मॉर्गेनथाउ, ये क्या बोलेंगे, पॉलिटिक्स के साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस के। तो इनका बोलना है कि जो यथार्थवाद है, यथार्थवाद प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं, और इनका कहना है कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, इनका किताब का नाम है पॉलिटिक्स एमंग नेशन, ठीक है, जिन्होंने कहा है कि यथार्थवाद जो है पूरी तरह से नेशनल इंटरेस्ट पे टिका है। यानी कि कोई भी देश अपने, सबसे पहले कुछ भी हो तो अपने देश के बारे में लाभ सोचेगा, उसके बाद दूसरे देश के बारे में सोचेगा। ठीक है। पॉलिटिक्स एमंग नेशन ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मॉर्गेनथाउ के द्वारा, एच जे मॉर्गेनथाउ। ठीक है, एच जे मॉर्गेनथाउ के द्वारा ये बुक लिखा गया है, पॉलिटिक्स एमंग नेशन। ठीक है, यानी कि राष्ट्रों के बीच में राजनीति। ये भारत जब आज़ाद हुआ उसके 1 साल बाद ये बुक पब्लिश हुई, जिसमें देखा गया और लिखा गया है कि कोई भी देश कभी भी, जब दो देशों के बीच में युद्ध हो, चाहे दो देशों के बीच में पॉलिटिकल रिलेशन बनाना हो, चाहे इकोनॉमिक रिलेशन बनाना हो, चाहे कल्चरल रिलेशन, चाहे खेल हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो सबसे पहले जो भी देश हो वो अपने देश का हित सोचता है, नेशनल इंटरेस्ट। ये बुक में बताया गया है। ठीक है। अब इस बुक को तो आप नहीं पढ़िएगा, ठीक है, चलिए, आप क्या, कोई नहीं पढ़ेगा पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट अभी। हाँ, फ्यूचर में अगर कोई पीएचडी करेंगे तो डेफिनेटली उनको पढ़ना पड़ेगा। शास्त्रीय यथार्थवाद, क्लासिकल रियलिज्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, राइट द मेन फीचर्स ऑफ क्लासिकल रियलिज्म, ये क्या है? शास्त्र यथार्थवाद के अनुसार मानव का जो स्वभाव है ना, स्वार्थी का है। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है। ठीक है, ह्यूमन नेचर है सेल्फिश का। तो राज्य शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है, चाहे कोई भी राज्य हो। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। कोई भी देश अपनी शक्ति को सबसे ऊंचा मानता है। शक्ति राजनीति का आधार है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है। ओके, तो राष्ट्रीय सर्वोपरि है। इसके अलावा राष्ट्र शक्ति जो है राजनीतिक हमेशा चाहती है कि जो हमारा राष्ट्र हो वो सबसे आगे हो, और इसका आधार क्या माना जाता है? पॉलिटिकल पावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। युद्ध को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, मॉर्गेनथाउ ने शक्ति संतुलन को विश्व शांति के लिए आवश्यक माना है। एच जे मॉर्गेनथाउ अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एमंग नेशन में बोलते हैं कि जब दो देशों के बीच में, मान लीजिए एक देश के पास परमाणु बम है, ठीक, और एक देश के पास नहीं है, तो ये शक्ति का संतुलन नहीं हुआ। होगा तो दोनों के पास परमाणु बम होना चाहिए, या फिर दोनों के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास परमाणु बम है ये हमेशा पावरफुल रहेगा, और ये हमेशा दबा हुआ रहेगा जिसके पास नहीं है। इसलिए मॉर्गेनथाउ क्या कहते हैं कि शक्ति का संतुलन होना बहुत जरूरी है। मॉर्गेनथाउ ने शक्ति संतुलन को विश्व शांति के लिए आवश्यक माना है कि विश्व में शांति चाहिए तो क्या होना चाहिए? सभी के बीच में शक्तियों का संतुलन होना चाहिए। लेकिन यह संभव है? कदापि संभव नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो जो अमीर देश है वो अपने देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में उन्होंने परमाणु बम, अणु बम बनाने हैं। भारत में भी परमाणु बम है, ठीक है, आपको मालूम है भारत न्यूक्लियर पावर कंट्री है। ठीक है, विश्व के टॉप न्यूक्लियर पावर कंट्रीज में भारत का नाम आता है, तो भारत के पास भी अणु बम है। क्या समझते हैं? नव यथार्थवाद ये क्या है? न्यू रियलिज्म जो बोलते हैं, नव यथार्थवाद, इनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार आधुनिक सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन केंद्र करते हैं। ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इस किताब में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, जो इंटरनेशनल लेवल की जो व्यवस्था चलती है, वो अराजकता होती है, और सभी राज्य अपनी सुरक्षा के लिए शक्ति अर्जित करते हैं। जितना भी राज्य का मतलब यहाँ पे देश लीजिएगा, जितना भी देश है वो अपनी शक्ति के लिए क्या करते हैं? तो मतलब अपने देश के लिए शक्ति को हमेशा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नव यथार्थवाद मानव स्वभाव की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय संरचना को अधिक महत्व देता है। अगला जाता है शक्ति, राष्ट्र शक्ति से आप क्या समझते हैं? नेशनल पावर। तो देखिए,
देशों के पास ना कई प्रकार की शक्ति होती है, विभिन्न देशों के पास, किसी के पास पॉलिटिकल पावर, ठीक है, तो पॉलिटिकल पावर अच्छा है, इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक रूप से बहुत अमीर है, किसी के पास सैन्य शक्ति है, किसी के पास सभी मजबूत है। तो राष्ट्र शक्ति से तात्पर्य है किसी राष्ट्र की क्षमता, ठीक है, कि भारत के पास कितनी क्षमता है जिसके माध्यम से वह अपने राष्ट्र की हित या रक्षा करता है। इसमें सैन्य व्यवस्था आता है, सैन्य व्यवस्था में तीनों सेना आप ले लीजिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है। आर्थिक संसाधन यानी कि उसके पास कितने संसाधन हैं, ठीक है, उसके पास कितने एयरपोर्ट हैं, उसके पास कितने रेलवे हैं, उसके पास कितने फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, उसके पास कितना धन है। जनसंख्या, किसी देश के पास कितना जनसंख्या है, जैसे कि भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, यानी कि जनसंख्या के मामले में हमसे ज़्यादा समृद्ध और कोई नहीं है। तकनीकी विकास, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी कितना है, तो बहुत कम। कूटनीति, पॉलिटिशियन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कितना कूटनीति करना जानते हैं। वर्तमान समय में अमेरिका, चीन, रूस विश्व की प्रमुख शक्ति मानी जाती है। भारत भी अपनी आर्थिक और सैन्य क्षमता के कारण उभरती हुई शक्ति है। अभी विश्व के टॉप 5 कंट्रीज़ का अगर नाम पूछेंगे तो सबसे पहले तो अमेरिका आता है, सेकेंड नंबर पे आता है चाइना, ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है रूस जिसको रसिया बोलते हैं, ठीक है, फोर्थ नंबर पे किसकी शक्ति को मानिएगा, तो फोर्थ नंबर पे आप फ्रांस की शक्ति को मान सकते हैं, या जापान अच्छा खासा अभी पावरफुल बन गया है जापान, ठीक है। भारत हमारा 5वें नंबर पे आ जाएगा, ठीक, भारत 5वें नंबर पे आप मान सकते हैं। और इसके अलावा आपका फ्रांस, फ्रांस भी काफ़ी पावरफुल है, ठीक, ब्राज़ील वो भी काफ़ी पावरफुल है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी पावरफुल है, कनाडा भी काफ़ी पावरफुल है, ठीक है। तो विश्व के कई देश हैं, इंग्लैंड भी काफ़ी पावरफुल है लेकिन इंग्लैंड, अब पहले एक ज़माना था कि अंग्रेज लोग जितना भी था ना वो सब इंग्लैंड का था, लेकिन वर्तमान समय में इंग्लैंड जो है पावरफुल उसका घट गया है। अब आ जाता है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रहित क्या है, ठीक है। तो राष्ट्रहित वह शक्ति है या वह उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए कोई भी राष्ट्र विदेश नीति बनाता है, जिसमें उसकी सुरक्षा, उसकी आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था और क्षेत्र को एकता यानी कि अखंडता शामिल होती है। उदाहरण के लिए भारत की विदेश नीति में राष्ट्र का सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पड़ोसी देशों के साथ सहयोग, ये सभी मुद्दा ध्यान दिया जाता है। राष्ट्रहित मतलब अपने देश का हित हम लोग किस तरह से कर पाएंगे, ठीक है। शक्ति संतुलन क्या है, तो देखिए शक्ति संतुलन व्यवस्था जिसमें कोई देश, ठीक है, राष्ट्र अधिक शक्तिशाली न बन पाए, विश्व में संतुलन बना रहे। यूरोप में 1815 में वियना सम्मेलन के बाद शक्ति संतुलन को अपनाया गया, ठीक है। और शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शक्ति संतुलन बना रहा, जिससे प्रत्यक्ष विश्व युद्ध नहीं हुआ। आपको मालूम है जो शीत युद्ध हुआ था, कोल्ड वॉर जिसको बोलते हैं, वह कब से कब तक चला था, तो 1945 से 1990 तक चला था। इसमें पूरा का पूरा विश्व 2 भागों में बट गया था, एक था अमेरिका के साइड में, एक था रूस के साइड में। रूस को उस टाइम पे सोवियत संघ कहा जाता था। 1991 के बाद सोवियत संघ का विखंडन हुआ और फिर रूस कहा जाने लगा। सोवियत संघ में रूस के साथ और भी कोई कंट्री मिले हुए थे, 10-12, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और रूस के बीच में ना तानातानी हो गया कि था कि अब न तब युद्ध हो जाएगा। इसी को शीत युद्ध कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सामूहिक सुरक्षा का अर्थ क्या है, कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है, तो सामूहिक सुरक्षा जो है एक व्यवस्था, एक सिस्टम है जिसमें सभी राष्ट्र मिलकर किसी आक्रमणकारी देश का विरोध करते हैं। मान लीजिए अमेरिका किसी पे अटैक कर रहा है, तो अब कई सारे देश मिलकर अमेरिका का विरोध करेंगे, ठीक है, इसी को सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सामूहिक सुरक्षा का प्रमुख उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, चार्टर मतलब कानून, संयुक्त राष्ट्र का जो कानून है उसके अनुच्छेद 51 में सामूहिक सुरक्षा की बात कही गई है। लेकिन आपको मालूम है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, वहाँ पे 5 मेंबर हैं यूएनओ के अस्थायी मेंबर। कौन कौन, अमेरिका, चाइना, रूस, ठीक, फ्रांस और इंग्लैंड। ये दोनों देश, तो फ्रांस और इंग्लैंड भारत से भी छोटा है और बजट में भी भारत से कम है, लेकिन टेक्नोलॉजी इन लोग के पास थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो 5 को ये अस्थायी देश है और वीटो पावर है इनके पास, ठीक है। हमारे भारत के पास वीटो पावर नहीं है।
तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमें भी यूट्यूब पावर मिल जाए। ये अस्थाई देश में सबसे ज़्यादा पावरफुल है अमेरिका और चाइना। जब भी होता है ना युद्ध, तो अमेरिका तो अपने विश्व में बोलता है कि हम शेर हम शेर, लेकिन चाइना भी एक शेर है, वो छिप के रहता है, वो अचानक अटैक करता है। ठीक है, तो विश्व में अगर शक्ति देखा जाए तो अमेरिका और चाइना और रूस के पास ही है अभी। ठीक है, भारत 4th नंबर पे आएगा, लेकिन भारत ये सब युद्ध वगैरह में नहीं ज़्यादा कूदता है। शस्त्र होड़ क्या है? शस्त्रों की होड़ लगाना। ठीक है, आर्म रेस कहते हैं इसको। आर्म रेस क्या है? जब, या सैन्य होड़ भी कहते हैं इसको कई बार, जब दो या अधिक राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति हथियार में लगातार वृद्धि करते हैं तो उसे शस्त्र होड़ कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप, ये भारत है, ये कोई दूसरा कंट्री है बगल वाला। ठीक है, मैं नाम नहीं बोलूँगा। हाँ, तो ये अगर यहाँ से खरीदा, मान लीजिए रूस से ये सामान खरीदा, सैन्य सामान, तो ये भी अमेरिका से सैन्य सामान खरीदेगा, ये और खरीदा, ये भी और खरीदेगा। मतलब ये शस्त्रों की क्या लगा रहे हैं? होड़ लगा रहे हैं, तो इसी कहा जाता है शस्त्र होड़। ठीक है, और इसका मेन रीजन क्या है? युद्ध। युद्ध कि युद्ध में अगर ये हमला किया तो हम क्या करेंगे, और इसका फ़ायदा कोई तीसरा उठाता है जिससे हम लोग हथियार खरीदते हैं। तो परमाणु हथियार की होड़ सबसे बड़ी क्या बोलेंगे, पैसा खर्च में एक आता है, और भारत भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है इस सब में। हालांकि एक हद तक ज़रूरी भी है, लेकिन एक हद तक, उससे ज़्यादा नहीं। वर्ष 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट ने विश्व को परमाणु युद्ध के खतरे के निकट पहुंचा दिया था। ठीक है, निशस्त्रीकरण क्या है? निशस्त्रीकरण, ठीक है, यहाँ पे देखिए डिजार्मामेंट्स इसको कहते हैं। तो ये क्या होता है कि डिजार्मामेंट्स यानी कि निशस्त्रीकरण, यानी कि बिना शस्त्र के। नी मतलब नहीं, शस्त्र, ठीक है, मतलब हथियार, यानी कि बिना हथियार के। निशस्त्रीकरण का अर्थ है हथियार, विशेषकर परमाणु और जो जितने भी आपके विस्फोटक हथियार हैं उन सभी का समाप्ति। ठीक है, इसका उद्देश्य विश्व शांति स्थापित करना है, युद्ध की संभावना को कम करना है। परमाणु अप्रसार संधि NPT, नॉन प्रोलिफाइड ट्रीटी इसको बोलते हैं, 1968 में बना। फिर बाद में बनता है CTBT, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी। ठीक है, ये 1996 के निशस्त्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। भारत ने हमेशा वैश्विक निशस्त्रीकरण का समर्थन किया है। देखिए, इसका अर्थ ये है कि विश्व में कोई भी देश कहीं पर भी अपना परमाणु हथियार नहीं रखेगा। ठीक है, परमाणु हथियार कोई भी देश नहीं रखेगा, लेकिन ऐसा संभव है? नहीं। CTBT सदस्य एक विश्व संगठन है, इसका जो भी सदस्य बनेगा वो अपने देश में कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। ठीक है, तो भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, भारत इसका सदस्य नहीं है CTBT का। CTBT के अगर आप मेंबर बनते हैं तो आपको परमाणु परीक्षण नहीं करना होगा अपने देश में। ठीक है, भारत 2 बार परमाणु परीक्षण किया है। एक बार 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया है, ठीक, मिसाइल को, वो क्या था आपका स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, यहाँ पे रेगिस्तान में। ठीक है, और दूसरा परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, आई थिंक 1998 में समुद्र में परमाणु परीक्षण किया था भारत। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है मॉर्गेनथाउ के अनुसार शक्ति राजनीति क्या है? तो H.J. मॉर्गेनथाउ हैं, इनकी बुक जो है पॉलिटिक्स एमंग नेशन, जिन्होंने बताया कि राष्ट्र का हित सबसे ज़्यादा सर्वोपरि मानता है कोई भी देश अपना। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। केनेथ का नव यथार्थवाद में क्या योगदान है? तो इनकी जो बुक है पॉलिटिक्स एमंग नेशन, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, इन्होंने ये क्या बोलते हैं कि कोई भी देश अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है। ठीक, राजनीतिक संरचना अराजकता होती है, राज्य अपनी सुरक्षा के लिए शक्ति बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। राष्ट्र शक्ति का प्रमुख तत्व क्या है? तो देखिए, कोई भी देश चाहता है कि उसकी शक्ति बढ़े, इसमें उसकी ज़मीन, ठीक, जनसंख्या, ज़मीन बढ़े, लेकिन ज़मीन तो नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, लेकिन कम भी नहीं हो, ये भी चाहते हैं। जनसंख्या बढ़े, प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा हो, सैन्य शक्ति बढ़े, आर्थिक यानी कि धन समृद्धि ज़्यादा हो, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, कूटनीति यानी कि उनका जो इंटरनल पावर है, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। कोई भी देश चाहता है। अस्थाई और अस्थाई राष्ट्र हितों में अंतर बताइए। ठीक है, देखिए, एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। अस्थाई मतलब परमानेंटली आप जो है मजबूत हैं। एक अस्थाई यानी कि कोई देश आपको सुरक्षा लिया है 2 साल 5 साल के लिए, जब वो छोड़ देगा तो फिर आपका सुरक्षा पे फिर खतरा आ जाएगा। तो अस्थाई राष्ट्र हित
वे होते हैं जो लंबे समय तक अपने राष्ट्र के लिए आवश्यक रहते हैं। ठीक है, इसमें आपको खुद ही मजबूत करना होगा, जैसे कि राष्ट्र की सुरक्षा, क्षेत्र की अखंडता। अस्थायी जो सुरक्षा है इसमें आपका आ जाता है क्या, तो इसमें आ जाता है परिस्थितियों के अनुसार बदलते समय, जिसमें कि व्यापार। ठीक, यह अस्थायी सुरक्षा है। इसके अलावा राजनीतिक गठबंधन हो गया, आपदा से कोई निपटना है, बाढ़, सुनामी वगैरह वगैरह। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा अस्थायी है। ठीक है, यानी कि हम लोग खुद पे डिपेंड हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक, जब विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक समझौते अस्थायी हित हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी देश के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं है, बाद में संबंध अच्छा हो सकता है, तो ये अस्थायी संबंध है, ये अस्थायी खतरा है। लेकिन अपने देश के लिए सेफ्टी रखना ये हमारा अस्थायी है। शक्ति संतुलन की विशेषताएं लिखिए। तो शक्ति संतुलन क्या है? शक्ति संतुलन मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या है इससे? तो किसी एक राष्ट्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनने से रोकना। ठीक है, विश्व शांति को बनाए रखना, सैन्य गठबंधन का निर्माण करना, अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को बनाए रखना। अब एक यहाँ पे हमारा सैन्य गठबंधन है जिसका नाम है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म है। ठीक है, और वार्सा पैक्ट। इनके मेंबर हैं 28 या शायद 30 मेंबर हैं, मेंबर कंट्री। इनका कहना है कि 28 मेंबर कंट्री में अगर कोई भी देश अटैक करेगा तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। ठीक है, नाटो ग्रुप के सभी सदस्य देश इसको मिलकर सामना करेंगे। अब आ जाता है सामूहिक सुरक्षा और शांति संतुलन में अंतर बताइए। तो सामूहिक सुरक्षा क्या है? विश्व की शांति को बनाए रखना। और शक्ति संतुलन क्या है? कि कोई भी देश, ठीक है, अपनी शक्ति को संतुलित करके रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आर्म कंट्रोल। ठीक है, आर्म कंट्रोल में क्या होता है? निशस्त्रीकरण। इसमें शस्त्रों के हथियार को जो है ट्रीटी के तहत शस्त्र का उपयोग को कम किया जाता है। एनटीपी में क्या बोला गया है? नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसमें क्या होता है कि एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में कि कोई भी देश अपने देश में परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। इसमें देख लीजिए, इसकी बातों को कोई नहीं मानता है। परमाणु अप्रसार संधि 1968 में ये बना। इसका उद्देश्य परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना, शांतिपूर्ण संपूर्ण विश्व में परमाणु ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, और वर्तमान में 100 से 90 से अधिक देश संधि से जुड़े हैं। भारत ने इसे भेदभाव मानते हुए हस्ताक्षर नहीं किया है। तो जहाँ जहाँ भारत को लगा कि मेरी यहाँ पे शक्ति को खतरा है, उस ट्रीटी में भारत में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, तो परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी वर्ष 1968 में संपन्न हुई। इसका उद्देश्य क्या है? तो परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना तथा शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। वर्तमान में 190 से अधिक देश इस संधि से जुड़े हुए हैं। भारत ने इसे भेदभावपूर्ण मानते हुए हस्ताक्षर नहीं किया। नेक्स्ट अब आता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? देखिए, 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई। ठीक है, और 24 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं यूएनओ डे। ठीक है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय अमेरिका का सबसे बड़ा शहर वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में नहीं, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, अमेरिका की राजधानी। सॉरी, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क में है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, यहाँ पे नहीं है। न्यूयॉर्क में इसकी मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। और इसका 5 गो परमानेंट मेंबर है। मैंने परमानेंट मेंबर का नाम बताया है, चाइना, अमेरिका, रूस, जापान बोलता हूँ, फ्रांस और इंग्लैंड। ये 5 गो जो है मेंबर अस्थाई हैं इनके। ठीक, और इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर वो लगा देंगे तो कोई भी, जो मान लीजिए कोई एक्शन पार हुआ, कोई पारित हुआ कोई भी रूल रेगुलेशन, तो अगर वो वीटो पावर लगाते हैं तो वो रूल रेगुलेशन पावर पास नहीं होगा, बिल पास नहीं होगा। तो यूएनओ का जो है विश्व शांति सुरक्षा बनाए रखना है काम, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है, मानवाधिकार की रक्षा करना है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना है। अब बात आती है कि यूएनओ चलता कैसे है। तो यूएनओ सभी देश इसको जो है क्या देते हैं? फंड देते हैं यूएनओ को चलाने के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा फंड कौन देता है? तो सबसे ज़्यादा फंड देता है अमेरिका इसको, इसलिए अमेरिका का ज़्यादा दबदबा रहता है यहाँ पे। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार।
ठीक है, यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स की आवश्यकता क्यों है? तो संयुक्त राष्ट्र फंड में सुधार, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आवश्यकता इसलिए महसूस की जाती है क्योंकि वर्तमान विश्व व्यवस्था 1945 की तुलना में काफ़ी बदल चुकी है। ये 1945 में बना था, ठीक है, तो अब जो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा साल हो गया ना, कितना, अब 70 साल के से ज़्यादा होने लगा, तो अब हमें इसमें क्या करना है, सुधार करना है। 70 नहीं, 80 से भी ज़्यादा, ठीक, 45 दूना 90, इधर हो गया हमारा 55 साल और इधर 55 5, हाँ 80 साल, 80 साल हो गया। तो अब दुनिया बहुत कुछ बदल गई, तो हमें संयुक्त राष्ट्र में सुधार करने की आवश्यकता है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ानी है, जो 5 वो सदस्य हैं उसमें अब 15-20 करना चाहिए, ठीक है। विकासशील देश पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जैसे कि भारत भी अब इसका सदस्य बन सकता है, इतना पावरफुल है भारत। जापान, जर्मनी, ब्राज़ील जैसे सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। यूएनओ को अधिक लोकतांत्रिक और प्रभावी बनाने के लिए सुधार करना आवश्यक है। ओके, अब यहाँ से शुरू होता है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। मैं दिखा देता हूँ वेरी लॉन्ग आंसर टाइप। बाकी मेजर पेपर 13 का अगर आपको नोट्स चाहिए, 14 का नोट्स चाहिए, 15 का नोट्स चाहिए, ठीक है, माइनर पेपर का नोट्स चाहिए, सब कुछ ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड है। आप बोलिएगा इसके बाद तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सेमेस्टर 6 के बाद तो हम निकल जाएंगे, ग्रेजुएशन छोड़ देंगे, सेमेस्टर 7 राइट नहीं करेंगे, क्यों लेंगे पास? देखिए अभी पास लीजिएगा ना 60 रुपये का, तो ये 4 साल तक पास रहेगा आपका। आप यूज करने के बाद आपके घर में कोई भी रिलेटिव्स का काम देगा, आप अपना नंबर दे दीजिएगा, वो इस ऐप से लॉगिन करके वो अपना भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 60 रुपये में 4 साल तक कई आदमी पढ़ सकते हैं अगर आप पास खरीदते हैं तो। बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं कहूँगा खरीद लीजिए, मेरे भी कुछ फ़ायदा हो जाएंगे। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है ऐप का, मैं थोड़ा सा ऐप के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये है ऐप में जब PDF ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे लिंक में नीचे में एक ये तीर का निशान मिलेगा, इसको क्लिक करेंगे तो आपका PDF आपके फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा। इस तीर के निशान को कैसे करना है PDF डाउनलोड? देखिए सबसे पहले ये ऐप है हमारा ज्ञान सागर, इसी चैनल के नाम पे रखा गया है। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्ले स्टोर में भी इसका लिंक मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा ज्ञान सागर आ जाएगा। 10,000 प्लस डाउनलोडर हैं इसके, ठीक है, इंस्टॉल किए हुए। जोहार, झारखंडी की पहचान है, पढ़ो अपने हक के लिए लड़ो हमारा नारा है, ठीक है, क्योंकि झारखंड में बिना पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, लड़ना होगा, ठीक है। ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ आके रुक जाएगा। उसके बाद आपको करना है क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे फुल नेम और फ़ोन नंबर डालने का आएगा। आप अपना यहाँ पे फुल नेम डालिएगा, फ़ोन नंबर डालिएगा, फिर से आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट एन अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो OTP आएगा, OTP को डालिएगा, यहाँ पे अब आपका ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ से आएंगे आप ऑल कोर्स में, ऑल कोर्स में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारा कोर्स आ जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ से SKM दुमका का कोर्स ले लेना है, 60 रुपये का कोर्स है ये। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको UPI का भी ऑप्शन मिलेगा और QR कोड का भी। जो लोग फ़ोन पे नहीं चलाते हैं, QR कोड में जाके किसी को भी स्कैन करने बोलिएगा, आपका ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 4 पे क्लिक करेंगे, फिर आपको जो भी सेमेस्टर का देखना है, सेमेस्टर 6 का देखना है तो सेमेस्टर 6 पे क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर इस तरह से 1 मिनट, सेमेस्टर 6 में मान लीजिए देखना है तो 6 पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको देखना है तो आ जाएगा। और ये जो है ना माइनर पेपर का आपको सेमेस्टर 6 के नीचे मिलेगा, MNB पेपर माइनर पेपर सेमेस्टर 6 के नीचे मिलेगा, ठीक है। व्यू पे क्लिक करेंगे, आपका PDF ओपन हो जाएगा, फिर इसको इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। देखिए 28 मिनट हो चुका है, तो अब आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है, उसके बाद हम लोग फिर आते हैं, क्योंकि लगातार 20 से 25 मिनट ही पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमें 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, हमारी आंखों को भी रेस्ट मिलता है इससे, ठीक, और हमें माइंड को भी रेस्ट मिलता है, ठीक है। तो चलिए 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, आप लोग भी वॉशरूम वगैरह पानी वानी पी के आइए, मैं भी वीडियो को रोक के आता हूँ। तो वेलकम बैक है आप सभी का। देखिए मैं क्लास में भी जब पढ़ाने जाता हूँ कॉलेज में, ठीक है, तो मैं अपने टाइम को, हर टीचर मालूम नहीं 1 घंटा पढ़ाते हैं, मैं अपने टाइम को जो 1 घंटा का टाइम रहता है, मतलब समथिंग 50 या 45 मिनट्स, तो वो जो 45 मिनट्स का रहता है ना उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। पहले मैं 20 मिनट पढ़ाता हूँ, फिर 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, ठीक है। 5 मिनट में बोलता हूँ जिसको जाना है वॉशरूम वगैरह जाना है जाओ, ठीक, और फिर उसके बाद 5 मिनट जो बचता है उसमें मैं फिर क्लास लेता हूँ, मतलब 20 मिनट, ठीक, 20 मिनट इधर क्लास लिया, 20 मिनट इधर, और 5 मिनट का वहाँ पे गैप देता हूँ जिसमें बच्चों को
फ्रीली मैं बोलता हूँ, जिनको जिनको बाहर जाना है, वॉशरूम वगैरह जाना है, पानी वानी पीना है, पी के आ जाओ 5 मिनट में। ठीक, तो इससे क्या होता है कि हमारा माइंड भी फ्रेश होता है, हमारी आंखें भी थकती नहीं है, हमारा माइंड भी थकता नहीं है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो 15 मार्क्स वालों का तो मैं कराऊंगा नहीं, क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के यथार्थवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करें। ठीक, इंटरनेशनल रिलेशन जो है हमारा, इसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या कहता है ये आपको बताना है। एक्सप्लेन द रियलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, या रिलेशंस। इसमें सभी को सबसे पहले आपको प्रस्तावना यानी कि इसमें परिचय देना है। यथार्थवाद, प्रस्तावना का अर्थ होता है परिचय। यथार्थवाद का क्या मीनिंग है, इसकी विशेषताएं, जिसमें राष्ट्रहित सबसे ऊंचा होता है, शक्ति राजनीति का महत्व है, अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, युद्ध की संभावना। और मॉर्गेनथाउ जो एक किताब है पॉलिटिक्स एमंग नेशन, कई बार पूछ लिया जाता है कि हु इज रिटन राइटर ऑफ पॉलिटिक्स एमंग नेशन। ठीक है, तो H.J. मॉर्गेनथाउ इसके राइट आंसर होंगे। इन्होंने क्या कहा है ये बताना है। फिर शीत युद्ध के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा और यथार्थवाद की आलोचना के बारे में, और लास्ट में निष्कर्ष। इतना लंबा आंसर है। ठीक है, एक और जरूरी नहीं कि क्वेश्चन पूरा का पूरा मैच करे, थोड़ा सा भी मैच कर रहा है एग्जाम में, आप पूरा आंसर लिख दीजिए। मॉर्गेनथाउ के शास्त्रीय यथार्थवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। देखिए यहाँ पे मॉर्गेनथाउ ने जो शास्त्रीय यथार्थवाद का सिद्धांत दिया, इसमें आलोचना करना है। आलोचना मतलब बोलते हैं हम लोग क्रिटिसाइज या क्रिटिकल। ठीक है, या क्रिटिसिज्म। इसका मतलब होता है कि उसकी कमियों को निकालना। तो H.J. मॉर्गेनथाउ ने कौन कौन सी गलत बातें बोली हैं, उनकी कमियों को बताना है। ठीक, जैसे कि राजनीतिक शक्ति पर आधारित है, राष्ट्रहित ही सर्वोच्च है, मानव स्वार्थी है, इनका कहना है, नैतिकता का मतलब नैतिकता का सीमित महत्व है। ये मॉर्गेनथाउ के विचार हैं। ठीक है, चलिए तो ये सब बताना है इनके आलोचना, जैसे कि नैतिकता की उपेक्षा की है, सहयोग की अनदेखी की है, युद्ध को सामान्य मानना। ठीक है, और मनुष्य को स्वार्थी हित में मानना, ये सब गलत बात इन्होंने बोला है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नव यथार्थवाद की अवधारणा एवं केनेथ वॉल्ट्ज के विचार क्या किया है, ये इसमें पूछा गया है। ओके, इसमें नव यथार्थवाद का अर्थ, इनके जो प्रमुख विचार है इसमें राष्ट्रीय व्यवस्था का अराजकता, शक्ति संतुलन, सुरक्षा सर्वोच्च है। ठीक है, संरचना का महत्व, शीत युद्ध और नव यथार्थवाद की विशेषताएं, जिसमें कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण वगैरह वगैरह आपको पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है यूनिट 2 से कि राष्ट्रीय शक्ति जो नेशनल पावर है, राष्ट्र शक्ति की अवधारणा और उसके प्रमुख तत्व की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल पावर एंड इट्स मेजर एलिमेंट्स। ठीक है, तो राष्ट्र शक्ति की अवधारणा क्या है, उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। इसमें राष्ट्र शक्ति का अर्थ, राष्ट्र शक्ति के प्रमुख तत्व, जिसमें भौगोलिक शक्ति, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति, इन सभी चीज़ों की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, विज्ञान एवं तकनीकी, आधुनिक युग में वैज्ञानिक और तकनीक के विकास राष्ट्र शक्ति का महत्व आधार बन गया है। ठीक, नेतृत्व एवं कूटनीति, राष्ट्र शक्ति का महत्व। और फिर आ जाता है राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएं। नेक्स्ट, राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट का अर्थ और महत्व स्पष्ट करें। ठीक, प्रस्तावना इसमें बताना है, परिचय, फिर आपको राष्ट्र शक्ति का जो हित है उसका अर्थ क्या होता है, मतलब कोई भी देश अपना हित चाहता है। इसके प्रकार बताइए, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, प्राथमिक हित, द्वितीयक हित। ठीक है, फिर राष्ट्र हित का उद्देश्य, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, राजनीतिक स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्र में प्रतिष्ठा चाहिए। भारत के दृष्टिकोण से यहाँ से थोड़ा सा देखना है। ठीक है, अपने देश का पर्सपेक्टिव भी लाना जरूरी है। फिर आ जाता है शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर की अवधारणा, उसके महत्व की व्याख्या करें। ठीक है, ये बैलेंस ऑफ पावर होता क्या है, यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर का अर्थ, शक्ति संतुलन का अर्थ, शक्ति की विशेषताएं इसमें पढ़नी है। ठीक है, एक एक करके बहुत अच्छे से आंसर फ्रेम किया गया है ताकि आपको सब कुछ बातें पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए। ठीक है, अब आता है यूनिट 3। यूनिट 3 का क्वेश्चन है सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी की अवधारणा, प्रकृति एवं तकनीकी व्याख्या करना है।
और बाकी जितने भी क्वेश्चन है ये सब आपको ऐप पे मिल जाएंगे, पूरा का पूरा पीडीएफ। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। हालांकि मैं इसका एक पेज का मतलब इस पेपर का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। ठीक है, और नीचे में व्हाट्सएप ऐप में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलता है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको हमेशा अपडेट मिलता रहता है वैकेंसीज़ का, झारखंड के वैकेंसीज़। ठीक है, और बहुत सारे अपडेट्स। शस्त्र और आर्म रेस का क्या कारण है, ये सब आपको बताना है। और किस तरह से आर्म रेस से जो है विश्व शांति को खतरा बढ़ रहा है, ये भी बता दीजिएगा इसमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निशस्त्रीकरण का अर्थ क्या है। ठीक, इसका प्रकार और महत्व बताइए। निशस्त्रीकरण क्या है, इसका अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, महत्व। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला अगला क्वेश्चन आ जाता है, अरे बार बार तो ये ना मेरा ना सही से वर्क नहीं कर रहा है, होता है कभी कभी। यूनिट 4 संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के बारे में है। ठीक, कि यूएनओ क्या है, यूएनओ की स्थापना कब होती है, इसका उद्देश्य क्या है और इसके क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। उस समय 51 मेंबर कंट्री थे, अभी 193 मेंबर कंट्री हैं। ठीक है, और यूएनओ ही लगभग सबको संभालता है। डब्ल्यूएचओ वगैरह का नाम सुने होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का नाम सुने होंगे। ठीक है, इन सभी को डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इन सभी को संभालता है। इसके 5 को परमानेंट कंट्री हैं। इसी को बढ़ाने की बात चल रही है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, इनके पास वीटो पावर है, जिसका प्रयोग करके ये किसी भी जो बिल पास होता है उसको रोक सकते हैं। ठीक है, किसी भी देश को हमला करने के लिए बोल सकते हैं, और हमला करने का ये सब जो ऑर्डर पास होता है उसको भी रोक सकते हैं। कोई भी देश अगर बोल दिया कि नहीं हम वीटो पावर लगाते हैं, तो फिर वहाँ पे वो बिल रुक जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। क्या क्या इसका सिद्धांत है, उद्देश्य क्या क्या है, मानव अधिकार के बारे में, बच्चों के अधिकार के बारे में। तो इनके जो पार्ट्स हैं, एजेंसीज हैं, डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, एजुकेशनल साइंटिफिकल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है, चिल्ड्रेन के बारे में ये आता है। फिर आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, ओके, यूएनओ का महत्व, उपसंहार, और लास्ट में आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आवश्यकता और प्रमुख मुद्दों, ये क्या क्या मुद्दे हैं इनके बारे में बताइए। ओके, फिर G4 है, ग्रुप 4, जिसमें 4 वो मेंबर कंट्री हैं। चलिए, ये यहाँ पे आपका पूरा का पूरा पीडीएफ कंप्लीट होता है। तो बाकी मैं कहूँगा कि 60 रुपये प्राइस से ऐप को प्लीज़ परचेज कर लीजिए। सब कुछ अच्छा से मिलेगा इस तरह से सिस्टमेटिक वे में आपको पीडीएफ। ठीक है, और आप इसी ऐप से अपने दोस्तों के लिए भी उनको दे दीजिएगा अपना मोबाइल नंबर, तो वो भी एक्सेस कर पाएंगे आपका सेमेस्टर 6 कंप्लीट होने के बाद। सेमेस्टर 6 के बाद आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो कोई ना कोई काम खोजिए जिससे आपकी आजीविका चले। इफ़ यू आर अ बॉयज़, अगर आप लड़के हैं तो, गर्ल्स है तो थोड़ा मैनेज हो जाता है, लेकिन बॉयज़ है तो सबसे पहले अपना काम खोजिए। ठीक है, सेमेस्टर 7 जाना है, कब जाइएगा सेमेस्टर 7 वो सब बाद में बात करेंगे। ठीक है, सेमेस्टर 7 उन्हीं को जाना चाहिए जो लोग पीजी या बीएड करना चाहते हैं, अदरवाइज सेमेस्टर 6 में आप निकल जाइए। ठीक है, चलिए, हालांकि वो सेमेस्टर 6 का रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा अभी। ठीक है, और अगर आपका सेमेस्टर 6 का एग्जिट फॉर्म आता है रांची यूनिवर्सिटी का, तो उसको आप लोग देखिएगा वीडियो, उससे बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। ठीक है ना, बाय।